एक और खबर, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक की पत्नी ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई है। यासीन की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक का दावा है कि जम्मू कश्मीर में शांति ला सकते हैं। इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं यासीन मलिक। तो उनकी पत्नी ने चिट्ठी लिखी है और राहुल गांधी के नाम ये पत्र लिखा है। मुशाल हुसैन की ओर से चिट्ठी लिखी गई। अंग्रेजों से दोस्ती और देश के साथ गद्दारी, राहुल के लेख की यही सबसे बड़ी बात है जो देश के शाही परिवारों के लिए कही गई और जिस पर खूब हंगामा मचा हुआ है। हालांकि इस पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी क्यों हुआ ये समझ से परे है, क्योंकि राजघराने में तो कांग्रेस के खेमे में भी होंगे और बीजेपी के खेमे में भी हैं, और जो हैं उन्होंने लेख पर सवाल उठाने में देर नहीं की, क्योंकि मकसद था राहुल गांधी को घेरना और इसी मकसद से राहुल के खिलाफ बीजेपी की ओर से हमले की बाढ़ आ गई। उनको शायद हिस्टोरिकल फैक्ट्स की ठीक से जानकारी नहीं है। लक्ष्मीबाई को मदद की आवश्यकता थी तो सिंधिया खानदान छोड़ के अपनी राजधानी चले गया। साइलेंट होते तो आज भी ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ होता। राहुल गांधी के जिस लेख में गद्दारी का उल्लेख किया गया, उसके समर्थन के लिए कांग्रेस की ओर से कविताओं के संग्रह भी सामने रखे जा रहे हैं। उसमें लिखी बातें राहुल के लेख से मेल खाती हैं। तो राहुल के लेख पर मचे सियासी संग्राम को समझने की शुरुआत लेख में लिखी बातों से ही करते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक दिन पहले एक लेख लिखा जो कि बिजनेस में मोनोपोली या फिर एकाधिकारवाद के लिए था, और इस लेख की शुरुआती कुछ लाइनों पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए, जिसमें राहुल गांधी ने यह बताने की कोशिश की है कि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, लेकिन उसने जो डर पैदा किया वो फिर से दिखाई देने लगा है। एकाधिकारवादियों की एक नई पीढ़ी ने उसकी जगह ले ली है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजा महाराजाओं को डरा धमकाकर उन्हें घूस देकर भारत पर राज किया। राहुल के लेख के 10 बड़े पॉइंट भी हम आपके सामने रखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को खामोश कर दिया। राहुल गांधी के इस लेख में लिखा है कि महाराजा और नवाबों को डराया गया, धमकाया गया, उन्हें रिश्वत दी गई। भारत ने स्वतंत्रता किसी और राष्ट्र के हाथ नहीं गंवाई थी, बल्कि दमनकारी एकाधिकारवादी निगम के हाथों आजादी को गंवा दिया। आज एक नए एकाधिकारवादियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ले ली है। राहुल ने अपने लेख में लिखा कि नए एकाधिकारवादी सत्ता और व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं, छोटे उद्यमियों को अपना शिकार बना रहे ये नए एकाधिकारवादी। गांधी जी ने कहा था कि निष्पक्षता और काम की स्वतंत्रता मेरी नीति है। गांधी जी ने कहा था एकाधिकारवादी भी ना डरे, वो बुरे व्यक्ति नहीं। नए एकाधिकारवादी हमारे सामाजिक और राजनीतिक कमियों का नतीजा है। तो अब इसी लेख के बाद राहुल गांधी पर चौतरफा प्रहार हो रहे हैं। मुख्य तौर पर राहुल के खिलाफ 2 तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप नंबर 1 यह है कि राहुल राजशाही के खिलाफ है, और दूसरा आरोप उन पर यह लग रहा है कि राहुल गांधी बिजनेस के खिलाफ है। इस पर राहुल गांधी की ओर से बयान भी सामने आया, जो इस पूरे विवाद पर विपक्ष को राहुल का सबसे ताजा जवाब है, जिसमें वो दोहरा रहे हैं इस बात को कि वो बिजनेस के खिलाफ नहीं, मोनोपोली यानी एकाधिकारवाद के खिलाफ है। I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. तो ये तो हुई अपने ऊपर हो रहे हमले पर राहुल के जवाब की बात, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं राहुल के लेख पर मचा सियासी बवाल, जिसकी शुरुआत की बीजेपी के 2 बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने। राजनीति से इतर जरा इनका जीवन परिचय भी जान लीजिए, क्योंकि दोनों राजघराने से ही ताल्लुक रखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के सिंधिया घराने के सदस्य हैं। वो राजमाता विजया राजे सिंधिया के पोते हैं। जबकि हम दिया कुमारी की भी बात करेंगे, जो कि जयपुर के कछवाहा परिवार की सदस्य हैं, और दिया कुमारी ब्रिटिश राज में जयपुर रियासत के अंतिम शासक महाराजा मानसिंह द्वितीय की पोती हैं।
तो इन दोनों ने सवाल उठाए हैं राहुल गांधी के इस लेख में जो जिक्र किया गया है राजशाही को लेकर, जिन पर आरोप लगाए गए हैं। वहीं राहुल के पुराने मित्र रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबसे पहले लेख की बातों पर ट्विटर के जरिए पलटवार किया। सिंधिया ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा है कि नफरत बेचने वालों को भारतीय गौरव और इतिहास पर व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं। भारत की समृद्ध विरासत के बारे में उनकी अज्ञानता और उनकी औपनिवेशिक मानसिकता ने सभी सीमाएं लांघ दी हैं। सिंधिया ने कहा कि अगर आप राष्ट्र के उत्थान का दावा करते हैं तो भारत माता का अपमान करना बंद करें और महादजी सिंधिया, युवराज बी टिकेंद्रजीत, कित्तूर चेन्नम्मा और रानी वेलु नचियार जैसे सच्चे भारतीय नायकों के बारे में जानें, जिन्होंने हमारी आजादी के लिए जमकर लड़ाई लड़ी। तो जब ये खबर सुर्खियों में आई है तब दो तरफा वार पलटवार हो रहा है। सिंधिया ने राहुल के लेख पर निशाना साधा तो सिंधिया के जवाब पर उसी ट्वीट के नीचे युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास ने सिंधिया को आईना दिखाने की कोशिश की, जिसमें श्रीनिवास ने लिखा कि इतिहास खुद को दोहराता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जिनका इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश साम्राज्य से नाता था, वही सबसे पहले राहुल गांधी के लेख पर हमले के लिए सामने आ गए। तो हमने आपको बताया था कि राहुल के लेख पर दो राजघरानों की ओर से हमला हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ जयपुर के राजघराने की सदस्य दिया कुमारी ने भी राहुल गांधी को नसीहत दी और भारत के पूर्व शाही परिवारों को बदनाम करने का आरोप लगाया। तो वहीं सिंधिया या दिया कुमारी नहीं बल्कि कई राजघरानों से राहुल गांधी के लेख पर सवाल उठे। बहुत ही मैं निंदा करती हूँ उनके इस लेख की। उनको शायद हिस्टोरिकल फैक्ट्स की ठीक से जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व राज परिवार रिश्वतखोर थे, उन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलजुल कर ये जो कुछ किया। मैं उनको बताना चाहूंगी कि पूर्व राज परिवार जब भारत का एकीकरण हुआ उस समय उन पूर्व राज परिवारों का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने आगे बढ़कर अपना सब कुछ, अपनी संपत्तियां, सभी कुछ जो हमारा नया भारत के जब निर्माण के समय, उस समय सब कुछ अपने आप अपने मन से सब कुछ दिया और आज उसके बाद भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो केवल सिंधिया या दिया कुमारी ही नहीं बल्कि कई राजघरानों से राहुल गांधी के लेख पर सवाल उठाए गए। राहुल की बात हर उस शख्स को चुभी है जो राजघराने से जुड़े हुए हैं। सबको बुरा लगा है और सब राहुल पर हमला कर रहे हैं। एक्स पर भरमार है राहुल को ज्ञान देने की। चैतन्य राज सिंह, मेवाड़ के लक्ष्य राज सिंह, इनके अलावा श्रीमंत गायत्री राजे, मेवाड़ के विश्वराज सिंह, कर्नाटक से यदुवीर वाडियार, कई नाम हैं जिन्होंने एक्स पर राहुल के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली है। तो वहीं लेख का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी पर हमला करने वालों में राजघराने से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी नेता ही नहीं बल्कि पार्टी के बड़े बड़े चेहरे भी सामने आ रहे हैं। स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी की जानकारी पर सवाल उठाए। मुझे लगता है कि शायद, और इट्स सब्जेक्ट टू करेक्शन, उनके उस लेख का पहला सेंटेंस है इंडिया वाज साइलेंस्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये वो लोग हैं जो गलतफहमी पालते हैं और बिरसा मुंडा का शौर्य नहीं जानते, छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान नहीं जानते, रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को नहीं जानते, जो मंगल पांडे के बारे में नहीं जानते। शायद उनको लगता होगा कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने साइलेंट थे। साइलेंट होते तो आज भी ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ होता। लेकिन हास्यास्पद है नीरज जी, जिन्होंने पॉलिटिक्स को एक सिंगल फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया, वो आज ईस्ट इंडिया कंपनी पर चर्चा कर रही है। और इसके बाद पवन खेड़ा सामने आए। उन्होंने राहुल गांधी का बचाव किया और सिंधिया पर हमले के लिए पवन खेड़ा ने इतिहास की किताबों से लेकर सुभद्रा चौहान की उस मशहूर कविता के हिस्से को भी एक्स पर पोस्ट किया जिसमें सिंधिया राजघराने का जिक्र है। पवन खेड़ा ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया, फिर उस पर दोबारा रिट्वीट किया, सुभद्रा चौहान की कविता की लाइन बताई। पहले देखिए उन्होंने कैसे इतिहास का पाठ पढ़ाया। तो पवन खेड़ा ने लिखा है इस पोस्ट में कि हिज हाइनेस सिंधिया जी, आपने राहुल जी के एकाधिकारवादी निगम पर हमले को थोड़ा पर्सनली लिया है। इस निगम ने अपने शिकंजे से भारत के नवाबों और राज्य रजवाड़ों को डरा धमकाकर भारत को गुलाम बनाकर हमें लूटने का काम किया था। इतिहास के अनुसार ग्वालियर के सिंधिया परिवार की भूमिका 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जटिल रही।
श्रीमंत जयाजीराव सिंधिया, जो उस वक्त ग्वालियर के शासक थे, उन्होंने अपनी सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद के लिए भेजा और विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करवाई। इतिहास में स्पष्ट है कि श्रीमंत जयाजीराव ने उस एकाधिकारवादी निगम का साथ दिया। हम उनकी वतन परस्ती पर शक नहीं करते, उन पर दबाव रहा होगा। उसी दबाव का जिक्र राहुल जी ने अपने लेख में किया है। हिंदुस्तानी बागियों के नेता रहे तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था। श्रीमंत जयाजीराव सिंधिया को अपना महल छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से उन्होंने फिर से ग्वालियर पर नियंत्रण हासिल किया। इस प्रकार औपचारिक रूप से सिंधिया शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन किया। सिंधिया जी इतिहास हमें सबक लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, न कि झूठी मनगढ़ंत बातों के सहारे जीने के लिए। भारत में पास्ट इसी को कहते हैं। खैर, मैंने अपना पास्ट 1857 में उस एकाधिकारवादी निगम से हिंदुस्तानियों की बगावत के सच्चे इतिहास से उतारने की कोशिश की। उम्मीद है कि उतर गया होगा, नहीं तो मुझे आपके आवास पर एक पूरा बंडल इतिहास की किताबों का भिजवाना पड़ेगा, ताकि आपका पास्ट उतर सके, यानी भूत उतर सके। तो इतिहास की किताबों के बाद पवन खेड़ा ने सुभद्रा चौहान की कविता का जिक्र किया और सिंधिया पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हिंदी की जानी मानी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसकी एक पंक्ति आज भी ग्वालियर के सिंधिया राजघराने को परेशान करती है। वो पंक्ति है, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। तो कांग्रेस की ओर से पलटवार किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरह से जो राहुल गांधी ने कहा वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस यहीं पर नहीं रुकी। बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के लेख पर ताबड़तोड़ हमले हुए, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। पवन खेड़ा के इतिहास के पाठ के बाद प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी ने भी कैमरे पर आकर जवाब दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज हमलावर हैं कांग्रेस और राहुल गांधी पर, लेकिन उनको इतिहास पढ़ लेना चाहिए। कांग्रेस कभी इतिहास पे राजनीति नहीं करती, लेकिन सच्चाई यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहुत सारे रजवाड़े मिले थे। 1857 में जब कुछ राजा और महारानी लक्ष्मीबाई, कुछ लोगों ने जब अंग्रेजों का विरोध किया, तो अंग्रेजों ने उनका दमन किया। और दमन करते हुए उस समय जब महारानी लक्ष्मीबाई को मदद की आवश्यकता थी, तो सिंधिया खानदान छोड़ के अपनी राजधानी चले गया। ये बात किसी से छिपी नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 पर गदर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक दिन पहले विधानसभा के भीतर संख्या बल के आधार पर 370 के खिलाफ प्रस्ताव तो पारित हुआ, लेकिन उस पर हंगामा अभी तक जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव जम्मू कश्मीर में दोबारा 370 बहाल करने का कोई रास्ता या विकल्प नहीं है। कानून के नजरिए से वो प्रस्ताव प्रतीकात्मक से ज्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति में उसने एक नई आग लगा दी है। नए चुनाव और नई सरकार बनने के बाद वही 370 सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जो अब अतीत का हिस्सा हो गया है। लोकतंत्र के राज में विकास कार्यों की चर्चा के बजाय विधानसभा में बस 370 पर ही हंगामा हो रहा है। वहीं आज तो हाथापाई और धक्का मुक्की भी हो गई। विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। सुबह सुबह ही कार्यवाही जैसे शुरू हुई, 20 मिनट तक जमकर बवाल हुआ। दोबारा फिर से कार्यवाही शुरू की गई, तो वहीं बीजेपी विधायकों का हंगामा देखा गया। इसे देखकर स्पीकर ने सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित करने का फैसला सुना दिया, लेकिन इस दौरान विधानसभा में हर तरफ तमाशा देखा गया। आवामी इत्तेहाद पार्टी के लांगेट से विधायक शेख खुर्शीद सदन में 370 के विरोध में एक पोस्टर लहराते हुए दिखाई दिए, जिसमें 370 बहाली की मांग की गई थी। लेकिन इस पोस्टर को देखकर ही बीजेपी के विधायक भड़क उठे। बीजेपी के विधायक खुर्शीद के पास पहुंचे और पोस्टर छीनकर फाड़ दिया। इसके बाद तो हाथापाई हो गई। पक्ष विपक्षी विधायकों के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी शेख खुर्शीद के समर्थन में आ गए और उसके बाद तो जमकर बवाल हुआ। हंगामा बढ़ने पर बीच बचाव के लिए मार्शल को आना पड़ा। आपको बता दें कि सबसे पहले पोस्टर लहराने वाले विधायक खुर्शीद अहमद शेख बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई हैं। धक्का मुक्की में 3 विधायकों के घायल होने की भी खबर आई है। तो वहीं विधानसभा के भीतर विधायकों के बीच जब इतना बवाल हुआ, तो श्रीनगर में 370 पर जो राजनीति गरमाई है,
उसकी तपिश दिल्ली तक पहुंची। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को एक कदम और आगे लेकर जा रही है। पार्टी की ओर से स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 370 का समर्थन देश को तोड़ने और आतंकवाद के समर्थन करने जैसा है। देखिए, लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। मैं इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना